नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। सीएम शिवराज आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में ग्रुप बी में आने वाले जिले के अधिकारियों के साथ सीएम कोरोना के हालात की जानकारी लेंगे। बैठक में भोपाल, ग्वालियर, बैतूल, दतिया, विदिशा, सीहोर, मुरैना, शिवपुरी, होशंगाबाद, अशोकनगर, रायसेन, राजगढ़, गुना, हरदा, शिवपुर और भिंड जिले की स्थिति पर चर्चा करेंगे। ये बैठक शाम 4 बजे होनी है। इसके अलावा सीएम शिवराज आज किसानों को भी संबोधित करेंगे। सीएम शाम 7 बजे किसानों को संबोधित करेंगे। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू बढ़ सकता है। 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान है। प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। कालाबाजारी करने पर अब संपत्ति जब्त की जाएगी। भोपाल में 10 मई पे विचार है। अभी देखिए, लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हो गए हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे जो नए केस आज आए वो है 12,868 और जो डिस्चार्ज होके ठीक होके गए वो है 13,575। उल्टी चक्री घूमना शुरू हो गई। लॉकडाउन के परिणाम आना प्रारंभ हुए और यही कारण है कि आज प्रदेश में ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध होना प्रारंभ हो गए। अगर ये लॉकडाउन के परिणाम इसी तरह के सुखद आते रहे तो मेरी मान्यता है कि हम बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं भी रोज समीक्षा कर रहे हैं। कल 18 जिलों की आज 17 जिलों की है, कल 17 जिलों की है। ये लगातार समीक्षा चल रही है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि मास्क है, सैनिटाइजर है, लॉकडाउन है, दूरी है, ये अस्थाई है। स्थायी के लिए। और मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, कालाबाजारी पर बेहद सख्त रुख अपनाया जाएगा, इसके संकेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे रहे हैं और स्वाभाविक है कि ये बड़ी परेशानी संक्रमण काल में बनी हुई थी। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो या फिर दवाओं की कालाबाजारी। मनोज। प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, हालांकि सरकार ने इसे अपने हाथों में लिया और लगातार अस्पतालों तक इसे पहुंचाने का काम अभी भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लगातार ये देखा गया था कि इसकी जमाखोरी और इसकी कालाबाजारी सामने आई थी और कई मामले, करीब मध्य प्रदेश में 12 से ज्यादा FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई जो कि ब्लैक में इस तरीके के इंजेक्शन बेच रहे थे। तो यही कारण है कि अब भोपाल में भी जो टेबलेट है जो कि कोरोना के लिए रामबाण साबित होती है, उनकी चोरी का भी मामला सामने आया। तो ऐसे में ये संकेत और ये निर्देश भी दिए हैं कि सख्ती से कार्रवाई उन पर की जाए। लेकिन अभी तक जो है ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद रासुका की कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने पुलिस मुख्यालय में एक मीटिंग ली थी और जिसमें ये तमाम दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन अब क्योंकि आरोपियों की कालाबाजारी के लिए उनमें डर रहे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा, यानी उनमें खौफ पैदा हो और इस तरीके की कालाबाजारी इस विकट संकट में वो ना कर सके। तो सख्त निर्देश जो है गृह मंत्री की तरफ से दिए गए और लगातार जिस तरीके के सुधार आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे ज्यादा अनुपात में अब ठीक होने वालों की संख्या सामने आ रही। तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से राहत भरी खबर भी है। जी बिल्कुल, ये राहत भरी खबर भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू मनोज इसका यह भी है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक तो कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कराना, दूसरी तरफ इन कालाबाजारियों पर नकेल कसना। और लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उदाहरण दिखने चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होता नजर आना चाहिए, तब डर पैदा होगा ऐसे लोगों के अंदर, जहन में। मनोज।
प्रशांत, बिल्कुल, क्योंकि राजधानी भोपाल और इंदौर में जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई शासन स्तर पर की गई और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय में जो मीटिंग हुई थी उसमें निर्देश दिए गए थे, एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो कि इस तरीके की कालाबाजारी पर नजर रखेगी। तो वो टास्क फोर्स भी जो है मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गई। लगातार अपने मुखबिरों की सूचना पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगातार जो आरोपी इस गोरख धंधे से जुड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर कालाबाजारी की घटनाएं हुई हैं। इनमें कार्रवाई करते हुए रासुका की भी कार्रवाई की गई, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ के सरकार ने उनकी संपत्ति जब्त करने के दिशा निर्देश भी जारी किए और इस तरीके के संकेत आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल, रासुका के तहत कार्रवाई ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त होगी। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल का दौरा कर कैदियों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि जेल के बंदी भी उनके परिजनों की तरह ही हैं। कोरोना संकट की घड़ी में उनकी चिंता करना उनका दायित्व है। सभी जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बंदियों के परिजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेल प्रशासन सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा रहा है और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। नियमित काढ़ा दिया जा रहा है। मास्क की सुविधा है। वैसे तो पूरे प्रदेश में पिछले कोरोना के टाइम में हमारे जेलों से ही मास्क की पूर्ति हुई थी। अभी भी हमारे जेल जो मदद हो सकती है हमारे कैदी भाइयों के द्वारा मास्क बनाने की, सैनिटाइजर की, और वहाँ पर बाकी की चीज़ें आज देखने में आई। और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, एमपी और यूपी के बीच सेवाएं बंद कर दी गई। कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। दोनों राज्यों के बीच बस सेवाएं बंद की गई हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बस सेवा बंद कर दी गई है। कोरोना संक्रमण इसकी बड़ी वजह बना है। दोनों राज्यों के बीच अब बस सेवाएं फिलहाल नहीं संचालित हो पाएंगी। संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और यानी कि अब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के बीच बसों के माध्यम से लोग अभी आ जा नहीं पाएंगे। कोरोना वायरस को देखते हुए, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बहुत बड़ी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मिलती है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ना और जानकारी के साथ। जितेंद्र, बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला? बिल्कुल प्रशांत, हालांकि ये जो फैसला लिया गया है ये कोरोना को लेकर ही लिया गया है और आने वाले जो 7 मई तक ये बस सेवा स्थगित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश से आने वाले तमाम जो यात्री हैं जो मध्य प्रदेश में आते हैं या फिर मध्य प्रदेश के जो यात्री हैं वे उत्तर प्रदेश जाते हैं, उनको अब जाने में परेशानी होगी और कहीं ना कहीं ये बस सेवा अब 7 मई तक स्थगित कर दी गई है। जी, 7 मई तक स्थगित की गई, यानी कि किसी भी तरह का परिवहन नहीं हो पाएगा। निजी वाहनों पर भी कोई प्रतिबंध है क्या जितेंद्र? निजी वाहनों के जरिए अगर कोई मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहा है या उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आ रहा है? जी प्रशांत, अभी निजी वाहनों को लेकर कलेक्टर भोपाल ने किसी तरह की कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है, मगर जो बस सेवा है, क्योंकि बसों में यात्री बड़ी संख्या में भरकर आ रहे हैं और कोरोना संक्रमण के चलते इस तरह का फैसला लिया गया है, मगर गाड़ियों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कितने यात्री उसमें बैठ सकते हैं और आने वाले समय में इस तरह की गाइडलाइन भी जारी हो जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भोपाल से है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं की चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कोरोना से प्रदेश में बिगड़े हालातों पर चर्चा हुई है। बैठक में सुरेश पचौरी, आरिफ अकील, जयवर्धन सिंह और कमलेश्वर पटेल भी शामिल हुए। पीसीसी चीफ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम सभी को भी मिलकर काम करना है। लोगों तक मदद पहुंचाने में भागीदार बनना है। ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि मदद में आगे आने का है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या चर्चा हुई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, क्या फैसला लिया गया और अगर मदद करने का तय किया गया तो कैसे मदद करेगा संगठन कांग्रेस का? आज कांग्रेस को क्षति हुई क्योंकि उनकी प्रदेश कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी मांडवी चौहान, उनका निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे अपूर्णीय क्षति बताया। इसके अलावा जो तमाम पूर्व मंत्री और विधायकों को इन्होंने बैठक में शामिल किया। उन्होंने यही कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि लोगों तक कैसे ऑक्सीजन पहुंच पाए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने
अब जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए कदम उठाने की बात कही है, मगर दवाओं की किल्लत तो इन सारी चीजों पर भी सरकार पर निशाना साधा है। और तमाम चीजों को लेकर पूर्व जो है मंत्री पीसी शर्मा ने भी इस तरह के हालातों का जायजा दिया कि लगातार मरीजों को मदद नहीं मिल रही। कह सकते हैं अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि कांग्रेस किस तरीके से जरूरतमंद तक दवाई या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएगी। लेकिन जितेंद्र, ऐसी मीटिंग में ऐसे फैसलों में कुछ देरी कर दी क्या कांग्रेस ने? संक्रमण तो अब बहुत अपने हाई पर पहुंच चुका है, जरूरत थी और पहले सक्रिय हो जाता कांग्रेस संगठन। बिल्कुल प्रशांत, हालांकि ये जो इसके पहले लगातार जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, लगातार सभी के संपर्क में रह रहे हैं और पूर्व मंत्री कमलनाथ लगातार इनसे वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, मगर आज उद्देश्य था क्योंकि कमलनाथ ने बैठक आयोजित की थी और इस तरह से कुछ ही लोग संख्या में पहुंचे और इस तरह का फैसला लिया गया। अब देखने वाली बात है कि इसमें कितनी देर हुई है। हालांकि कांग्रेस की लगातार बात करें तो भोपाल की बात करें तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। उन्होंने ही अपनी विधायक निधि से इस पूरी इसमें राशि दान की थी। बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरत भी है ऐसे संक्रमण काल में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबको मिलकर जनता के लिए एक साथ काम करना चाहिए। बहरहाल ये अच्छा पहलू भी है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो कमलनाथ ने आज बैठक ली है तमाम अपने साथियों के साथ, कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों और नेताओं के साथ ये बैठक है कि कैसे कोरोना संक्रमण काल में मदद की जा सकती है आम जनता की, पब्लिक की। हालांकि पहले कुछ मंत्री, पूर्व सरकार में मंत्री रहे लोग लगातार सक्रिय रहे हैं अलग अलग जिलों में, और अब ऐसा माना जा सकता है कि विस्तृत तौर पर इस मदद को कांग्रेस संगठन आगे बढ़ाएगा। इसी के मद्देनजर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह बैठक भोपाल में आयोजित की थी। तो आपको एक बार फिर बता दें, भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक ली सहयोगियों के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ, जिसमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल थे। इस पर चर्चा इस बात पर हुई कि कैसे लोगों तक कोरोना संक्रमण काल में मदद पहुंचाई जाए। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 45 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया है। वहीं मंत्री ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। टीकाकरण को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जानी है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने इस देश की जनता की जान बचाने के लिए जहां पहले वैक्सीन का निर्माण किया तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अलग अलग वर्ग को जोड़ा और अब 18 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे युवाओं को भी वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। क्योंकि संख्या बड़ी है तो निश्चित रूप से लोगों का तेज़ी से उत्साह बढ़ा है और व्यवस्थाएं ठीक हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। और हमने 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को, और हम जैसे ही वैक्सीन आएगी हम इसकी शुरुआत करेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर है, ऊर्जा मंत्री और सीएम को खत लिखा गया है। एमपी यूनाइटेड फोरम ने मांग की है खत के माध्यम से कि कोविड योद्धा कल्याण योजना का उन्हें लाभ मिले। योजना में शामिल करने को लेकर ये खत लिखा गया है। कर्मचारी संगठन का दावा है कि 350 कर्मचारियों ने अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते जान त्याग दी है और इसी के मद्देनजर ये अपील की गई है पत्र के माध्यम से। ऊर्जा मंत्री और सीएम को यह खत लिखा गया है कि एमपी यूनाइटेड फोरम को कोविड योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिले। योजना में शामिल करने को लेकर यह खत है। 350 कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी, ये दावा संगठन का। यूनाइटेड फोरम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मांग कर रहा है कि सभी विद्युत कर्मियों में जो विद्युत व्यवस्था निरंतर बनाए हुए हैं उनको मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना में शामिल किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही इनको शामिल किया जा रहा है। आज लगभग हमारे 300 अधिकारी कर्मचारियों की मृत्यु कोविड-19 से हो चुकी है एवं लगभग 3000 लोग हमारे संक्रमित हैं। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी इस पर कोई
संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इससे हमारे यहाँ संक्रमित होने की दर बढ़ रही है और भविष्य में यदि ऐसे ही संक्रमित होने की दर बढ़ती रही तो विद्युत व्यवस्था जो आज निरंतर और सुचारू रूप से चल रही है उसमें भी बड़ी स्थिति खराब हो सकती है। अतः मैं पुनः मांग करूंगा कि तुरंत कोविड कल्याण योजना में शामिल किया जाए। और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के गृह जिले के हालात बुरे हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। अब्दुल्लागंज मंडीदीप में अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर पत्र लिखा है। सुरेंद्र पटवा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का भी पत्र में हवाला दिया गया है। अब्दुल्लागंज और मंडीदीप में वेंटिलेटर देने के बाद भी ये मशीनें धूल खा रही हैं। रायसेन जिले के अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की मांग भी सुरेंद्र पटवा कर रहे हैं। खबर भोपाल से। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब फेबीफ्लू टैबलेट की चोरी। दवा बाजार के व्यापारी ने हनुमानगंज थाने में शिकायत की है। मधुर कुरियर सर्विस पर व्यापारी ने चोरी का आरोप लगाया। कुरियर से इंदौर से 7 कार्टून मंगाए गए थे। भोपाल में मधुर कुरियर से सिर्फ 6 कार्टून मिले हैं। एक कार्टून रास्ते में चोरी हो गया। कोरोना मरीज के लिए महत्वपूर्ण है फेबीफ्लू टैबलेट। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो फेबीफ्लू टैबलेट के 7 कार्टून व्यापारी ने केमिस्ट ने मंगाए थे इंदौर से, लेकिन इनमें से 6 ही उसे मिले। एक रास्ते में चोरी हो गया। और बड़ी खबर भोपाल से। जगदीश देवड़ा अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। छोटे बेटे राघव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जगदीश देवड़ा ने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी है। होम आइसोलेशन में रहेंगे जगदीश देवड़ा। डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन में रहेंगे अभी। और जगदीश देवड़ा को 17 अप्रैल को कोरोना संक्रमण हो गया था और अभी भी वो कोरोना संक्रमित हैं। उनके बेटे भी संक्रमित हो गए हैं। और कोरोना से भेल में भी कोहराम मचा है। महारत्न कंपनी भेल के कई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 30 भेल कर्मियों ने अपनी जान भी कोरोना संक्रमण के चलते गंवा दी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भेल कारखाने को अब तक बंद क्यों नहीं किया गया। उपस्थिति भी बड़ी संख्या में रोजाना कारखाने में हो रही है। इसको लेकर गोविंदपुरा क्षेत्र की विधायक कृष्णा गौर ने भेल प्रबंधन और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कारखाने को कुछ दिनों के लिए बंद करने की अपील की है। 15 मौतें भेल टाउनशिप के अंदर भेल एम्प्लॉयज की हुई है और लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। भेल में काम करने वाले लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनके परिजन संक्रमित हो रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है। कस्तूरबा अस्पताल एकमात्र अस्पताल भेल का, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। लोग यहाँ से वहाँ मारे फिर रहे हैं और यही सब असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए मैंने तत्काल भेल प्रबंधन को भी और कलेक्टर महोदय को भी एक पत्र लिखा था कि कोई ना कोई ऐसे कदम उठाए जाए जिससे भेल में बढ़ते हुए संक्रमण को रोके। या तो भेल कारखाने को कुछ समय के लिए हम विराम दे दें और यदि हम विराम नहीं दे सकते हैं तो कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दें। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। एक बात खबर रीवा से। रीवा में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पत्थर भी बरसे। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में भी आग लगा दी गई। इस मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला रीवा का है, जहां पर किसी बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद हालात ऐसे बने कि न केवल लाठी डंडे बल्कि एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी की गई। आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। उधर भोपाल के बाग फरहत वजा में रहने वाले जावेद ने मरीजों की मदद के लिए अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर मरीजों को निःशुल्क सवारी के साथ ऑक्सीजन ऑटो में ही मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा ऑटो में संक्रमण से बचने के लिए प्लास्टिक की शीट भी लगाई गई है और सैनिटाइजर का इंतजाम भी कर रखा है। जावेद ने मरीजों की निःशुल्क सवारी और ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए अपनी पत्नी के जेवर तक बेच दिए। उनका कहना है कि इस महामारी में लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ी मानवता है।
धार जिले से अच्छी खबर है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या और कम होती एम्बुलेंस सेवाओं के मद्देनजर जिले के व्यापारी अजीज खान ने बाइक को एम्बुलेंस में तब्दील कर लोगों को अस्पताल पहुंचाने की कवायद की। बाइक से बनी इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाइयां भी हैं जो जरूरतमंदों को निःशुल्क दी जा रही हैं। अजीज खान का कहना है कि कबाड़ के जरिए ये एम्बुलेंस बनाई है ताकि लोगों को इस मुश्किल वक्त में मदद मिल सके। शासन की भी एक संसाधनों की सीमा है, कहाँ तक शासन इतनी चीज़ें उपलब्ध करा पाएगा। तो ऐसा लगा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें शासन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो और अपने खुद के रिसोर्सेज से वो मरीज़ को हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर ला सके। तो इसलिए ये आया कि बाइक तो सभी के पास होती है, अगर कोई एक ऐसी ट्रॉली बना दी जाए, एक आरामदायक, जिसमें जीवन रक्षक दवाएँ हों, ऑक्सीजन हो, ड्रिप हो और एक अटेंडेंस उसके साथ बाइक पे बैठ सके, तो ये पूरी तरीके से एम्बुलेंस का काम करेगा। और जहाँ लाखों की एम्बुलेंस, जो 15-15, 17-17 लाख की एम्बुलेंस है, वहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये में काम हो सकता है। तो छोटे क्षेत्र के लिए, खासकर जो मंजरे टोले दूर हैं, जहाँ एम्बुलेंस को जाने में समय और आने में समय जो बचाया जा सके, इसलिए एक ट्रॉली डिज़ाइन की कि लोकल स्तर, स्थानीय स्तर पर कबाड़ से या उपयोग की हुई चीज़ों से ही बाइक से बन सके, जिससे लोगों को कम से कम एक। और अगली खबर मंडला से। मंडला जिले के ग्रामीण इलाके से एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर शहरी इलाकों के लिए बड़ा सबक है। कोरोना के संक्रमण शहरी इलाकों में देखने को ना मिले, लेकिन ग्रामीण इलाकों में दहशत है। हम आपको सलवाहा गांव की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देख लीजिए कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना की कितनी दहशत है। ये तस्वीर है साप्ताहिक हाट बाजार की, जिस दिन यहाँ पर कभी हजारों लोग एक साथ नजर आते थे, आज वहीं गाँव की गलियां वीरान। ऐसा नहीं कि प्रशासन के डर से लोगों ने दुकानें बंद कर दी हों, लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें बंद की हैं। गांव वालों में इस महामारी की दहशत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जाकर कोविड टीकाकरण कर रही है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और अब बात शुभ टीके यानी कोरोना वैक्सीन की। वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में भ्रम है। उस भ्रम को दूर करने में भोपाल से आई ये खबर बड़ी मददगार साबित होगी। देखिए, मिले टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।